हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही स्टॉक के बारे में, जो कि आज के दिन का सबसे मेन स्टॉक था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो बोला जाता है ना, यस, HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें आज के दिन, तो आप सभी लोगों को पता है मस्त से 3 से 4% गिरते हुए देखने को मिला है। ठीक है, अभी 4% मतलब इतना कोई बड़ा क्रैश नहीं, बट HDFC बैंक इतना गिरना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी मतलब आप देख ही रहे हो पूरे बाजार के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आ जाता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि ये गिरा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या पैनिक की कोई ज़रूरत है या नहीं है। देन अगर देखा गया तो हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब एक बदलाव भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, वैसे तो देखा गया तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि किसी को पता नहीं हुआ, बट फिर भी ध्यान नहीं जाता है, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो पूरा वीडियो देख लेना, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में यहाँ पे आ जाएगा। HDFC बैंक ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और जैसे कि पहला वीडियो मतलब पिछला वीडियो ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो निफ्टी आज यहाँ पे गिरा था, ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न कौन था? HDFC बैंक ही था। बट HDFC बैंक क्यों गिरा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो डिस्कस अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मतलब निफ्टी गिरने का मैन ऑफ द मैच हम लोगों ने किसको दिया था? HDFC बैंक को दिया था। अभी HDFC बैंक गिराने में कौन यहाँ पे मैन ऑफ द मैच किसको यहाँ पे देना है? मैन ऑफ द मैच मतलब क्या कि हाँ, किसके चलते ये गिरावट हुई है HDFC बैंक में, जो कि कारण बन चुका है निफ्टी 50 की गिरावट का, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पूरा श्रेय जाता है दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट को ही। यस दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ पॉइंट्स शेयर होल्डर के सामने, बाजार के सामने यहाँ पे रखे HDFC बैंक के चलते, और जो पॉइंट्स यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आए हैं, कैसे होंगे, अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? ऑब्वियसली जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे बहुत ही खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। मतलब खुद मैनेजमेंट ने ये सारी बातें बोली है। तो इसमें आप एक पॉइंट थोड़ा सा मैनेजमेंट को चाहो तो दे सकते हो, क्यों? ट्रांसपेरेंसी। यस, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो कि चीज़ों को ऐसे सामने नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते? क्योंकि इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। बट कुछ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है कंपनी में। तो वही पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया कंपनीज के सामने, मैनेजमेंट के यहाँ पे सामने, स्टेक होल्डर के सामने, मैनेजमेंट बोल रहा हूँ गलती से, शेयर होल्डर के सामने, स्टेक होल्डर के सामने, और उसका नतीजा अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट ने तो इसके पहले बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हुई थी, बट इस वक्त का पॉइंट खास क्या था? तो दोस्तों पॉइंट खास ये था कि यस, पोस्ट मर्जर की अगर हम लोग बात करें, जो पॉइंट्स यहाँ पे मैनेजमेंट ने सामने रखे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सामने रखे थे। HDFC एंड HDFC बैंक का ये मर्जर हुआ है। एंड ये मर्जर आपको पता ही है, लगभग साल भर तो यहाँ पे मर्जर ही यहाँ पे चल रहा था। तो उसके बाद बहुत सारा डेटा चेंज हो जाता है। तो इसके चलते क्या HDFC बैंक को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो उन्होंने पॉइंट यहाँ पे सामने रखे। अभी देखिए, ये फ़ायदे नुकसान की अगर हम लोग बात करें, कौन नुकसान करने के लिए ऐसी चीज़ें करता है? क्या नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा इसीलिए करेंगे, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में जो फ़ायदा का एक अनुमान हर कोई लगाकर चल रहा था, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, उसके चांसेस तो अभी बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो हेडलाइन भी यहाँ पे कि HDFC बैंक डिस्क्लोज मर्ज एंटिटी फाइनेंशियल्स फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। पहली बार उन्होंने दिखाया कि ये जो दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनेंशियल्स क्या सामने आ रहे हैं। और इसमें 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा चुके हैं, जो कि स्ट्रेस पॉइंट है। स्ट्रेस मतलब दबाव डाल सकते हैं शेयर के ऊपर, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है, तो वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो कि HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने खुद ही बोला है, असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? NPA। यस दोस्तों, NPA में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रॉस NPA, एक होता है नेट NPA। मैं तो ग्रॉस NPA को ज़्यादा फोकस में रखता हूँ, क्योंकि नेट NPA तो एडजस्टमेंट के हिसाब से नीचे लाया जा सकता है। असेट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, NPA कैसे होने चाहिए? ऑब्वियसली NPA कम होने चाहिए। जितना कम 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 NPA, उतनी अच्छी बात है। मतलब समझ लेना बहुत साधारण भाषा में कि बैंक जो लोन देते हैं पैसा, वो कितना अटका हुआ है। ठीक है, तो जितना कम अटका हुआ होगा उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो उसी को आप NPA के फॉर्म में यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ने खुद क्या बोला है कि असेट क्वालिटी रेशियो हैव डेटोरिएटेड। डेटोरिएटेड का अर्थ क्या होता है? खराब। आफ्टर द मर्जर, मतलब ये मर्ज करने के बाद देखा गया तो जो NPA का डेटा सामने आ रहा है, क्योंकि HDFC भी क्या करता था? लोन ही देने का काम करता था, तो वो हाउसिंग वाला। ठीक है, एंड HDFC बैंक ये बाकी के लोन का काम यहाँ पे करती थी। तो इनको दोनों को जोड़ने के बाद NPA का जो डेटा सामने आ रहा है दोस्तों, वो हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खराब मतलब क्या? कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ऐसी चीज़ें हम लोग को HDFC बैंक से कभी देखने को नहीं मिली है। तो उन्होंने खुद बताया है कि मर्ज एंटिटी का जो NPA का जो डेटा है,
वो 1.2 हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो अभी 1.4 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनपीए बढ़ना कभी भी वेलकमिंग स्टेप माना जाता नहीं है। और नेट एनपीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी 0.3 से हमें 0.4 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एनपीए कम होना, लिख लो चाहे तो, एनपीए कम होना, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात यहाँ पे होती है। बट खुद मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि पहले भी कम ही चलता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर, इसके बाद जो अभी एनपीए आएगा, ठीक है, एचडीएफसी बैंक अभी एक ही देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें एचडीएफसी के भी कंपोनेंट है, तो वो हम लोग को फिलहाल तो बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। क्या ये जीवन भर बढ़ने वाला है? अरे नहीं, ये एक टाइम की अभी की बात उन्होंने सामने रखी हुई है। सो ये एक पॉइंट उन्होंने बताया। तो अभी एनपीएस अगर बढ़ेंगे, ऐसा अगर कोई कॉमेंट्री देगा, ये तो बहुत ही खराब बात रहेगी, और इसी का तो रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 2, नीम। नीम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यस, अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होना चाहिए? ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, इसके पहले भी मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमारे चैनल का नाम क्या है? चलो हमारे चैनल को भी मारो गोली, एचडीएफसी को ही ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। अभी एचडीएफसी बैंक क्या करती है? आपके मतलब आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो कि नहीं? डेफिनेटली रखते हो। और वही आपने रखा हुआ पैसा है ना डिपॉजिट का, वही किसी सामने वाले पर्सन को वो लोन में दे देती है। तो अगर आप डिपॉजिट रख रहे हो एचडीएफसी बैंक में, मान लीजिए 10 लाख, ठीक है, और एफडी कर लेते हो, ठीक है, उसके ऊपर मान लीजिए 5% आपको मिलता होगा, तो 1 साल के बाद आपको 10 लाख के ऊपर 5% मिलेगा। अभी वो 10 लाख एचडीएफसी बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो कोई एक व्यक्ति आएगा, उसको वो क्या करेगा? वही 10 लाख उठाकर बोलेगा ये लोन, और उसके ऊपर वो बोलेगा मुझे 12% चाहिए। आप समझ रहे हो? सामने वाले से वो उन्होंने क्या किया? 12% कमाया, और आपको कितना देना है? 5% देना है। तो वो बीच में डिफरेंस कितना बचा? वो उनका इनकम होता है। ये बैंक का मेन इनकम होता है, उसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। और इसी को मार्जिन के फॉर्म में अगर हम लोग देखे जाए, ठीक है, तो ये बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है, किसने? एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत अभी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ बेसिस पॉइंट से। सो कम होना ये भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, दोनों के चीज़ें यहाँ पे जुड़ गई ना, तो वो मार्जिन हम लोग को लो होते हुए देखने को मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि ये बर्बाद हो गया, ये हो गया करके, बट हाँ कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी सामने रखी हुई है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दूँ तो वो ये बोलने की कोशिश करे कि Q2 के जो नंबर आएंगे ना, थोड़ा ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना कि अच्छे आएंगे करके। पहले ही बता दिया उन्होंने कि Q2 के जो नंबर रहेंगे उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है, एनपीए के फॉर्म में भी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के फॉर्म में भी। तो उस वक्त अगर एचडीएफसी बैंक के नंबर अगर खराब आ जाते हैं, ठीक है, अभी भी चल रहा है Q2 की अगर हम लोग बात करें, सितंबर अभी भी बाकी है, बट अगर खराब आ जाते हैं और अगर उस वक्त अगर स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा तो सरप्राइज मत होना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन वो गिरा हुआ है, क्योंकि पहले ही मैनेजमेंट ने बोल दिया है इनडायरेक्टली कि आने वाले जो नंबर रहेंगे Q2 के थोड़े से खराब यहाँ पे हो सकते हैं करके। तो यही चीज़ को पकड़कर बाजार क्या कर लेता है? एडवांस स्टेज में ही इसको एडजस्ट कर लेता है। तो ये नोट करके रख लेना, हम भूल जाते हैं कि एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने खुद बता के रखा हुआ था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो क्या हो गया? एनपीए बढ़ेगा, ये भी उन्होंने बोल दिया। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर देखा गया, जो बढ़ना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखे हुए। देन देखा गया पॉइंट नंबर 3, नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे की अगर हम लोग बात करें तो वो जो अकाउंटिंग चीज़ें जो यहाँ पे रहते हैं ना, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं उस चीज़ के चलते। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो हम लोग को इंड एस देखने को मिल गए, और उसके बाद हम लोग को गैप देखने को मिलेगा। गैप मतलब वो जनरली अकाउंटिंग वो जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, ठीक है, वो इंडियन अभी हम लोग को स्टैंडर्ड्स देखने को मिले, उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा हम लोग को वो डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सिमिलर वे 4th पॉइंट भी उसी से रिलेटेड ही है, गैप अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत सारे अगर आप ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट को भी इंटैक्ट रखा हुआ है, कुछ कुछ हद तक। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक वन टाइम एडजस्टमेंट भी हम लोग को देखने को मिलेंगे जब भी इस प्रकार का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट फिर भी अगर देखा कि ये तो दोनों पॉइंट्स हो गए भाई, चलो हम कह सकते हैं गैप से रिलेटेड, ठीक है। बट जो पहले 2 पॉइंट्स थे, नीम की बात करें एंड असेट क्वालिटी की बात करें, यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे तो सीधा मर्जर के चलते, पोस्ट मर्जर के चलते अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बट खुद मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं भाई, फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग बात करें तो इतना अच्छा मत बोलना, चांसेस इसके थोड़े से खराब देखने को मिल सकते हैं। और ये खुद मैनेजमेंट ने बोल दिया तो अभी और कौन ही बोलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिली? गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अभी ऐसा खुद मैनेजमेंट बोल देगा तो ब्रोकरेजेस थोड़ी ना पीछे रहेंगे। तो बहुत सारे ब्रोकर ने पोस्ट मर्जर यहाँ पे बोला था कि एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा करके, बट
अभी उन्होंने अच्छा बोला था, अभी खुद वो इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। नमूरा की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। एंड इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस देखिए कितना कर दिया, 1800 कर दिया है। कोटक की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा सा इनका जो टारगेट है वो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है 1800 के आसपास। अभी थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ तो आप बोलोगे ये क्या है, 1800 का टारगेट, मतलब अभी भी तो अच्छा ही है। अरे ऐसा नहीं, पहले वो ऊपर का टारगेट देते थे, पहले किसी ने 1900 का दिया था, वो कट करके उन्होंने 1800 किया, किसी ने 2000 का दिया था, वो कट करके 1900। अरे रिपोर्ट का अर्थ ये नहीं होता है कि भाई ये कल 700 पे मिलेगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें चलती रहती है, इतना कमज़ोर नहीं है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एंड अगर इसको कुछ हो गया तो पूरे बाजार को कुछ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो उस चीज़ के चलते आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बाजार में देखा गया ना तो ये चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। ये कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये नॉर्मली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कुछ ही टाइम की देरी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई देखने को मिल जाएगी। हाँ, अभी एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो कि एचडीएफसी बैंक का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? देखिए पहले से ही महत्व इसका ज़्यादा था। मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, कहाँ पे बनाया था, तो हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, वहीं पे आपको ये पॉइंट भी मैंने सिखाया था। ये देखिए थोड़ा सा ही पीछे जाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 महीने पहले ही आप लोगों को क्या बताया था कि ये स्टॉक है बाजार का असली बादशाह। इसमें ना तो एमआरएफ आता है, ना तो रिलायंस भी आता है। तो कौन सा ये स्टॉक है दोस्तों? और कोई नहीं, इसी वीडियो में मैंने एचडीएफसी बैंक की बात की थी। और क्यों बात की थी, तो इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक भी मैंने यहाँ पे बताया था कि एचडीएफसी जो बैंक है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा वेटेज हम लोग को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाता है। सो इसको अगर कुछ भी होगा, अगर एकदम तेज़ तरीके से भागेगा तो बैंक निफ्टी भी तेज़ तरीके से भागेगी, और बैंक निफ्टी तेज़ तरीके से भागेगा तो जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी तेज़ तरीके से भागे, वैसा वर्षा गिरेगा तो गिरेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल सर्विसेज जिस प्रकार से रिएक्ट करेगा तो निफ्टी भी रिएक्ट करेगा। तो ये चेन हम लोग को देखने को मिलती थी। अभी पहले इसको अलग से बताना पड़ता था। क्यों बताना पड़ता था? क्योंकि तभी का जो वेटेज था ना, किसका वेटेज, तो ऑब्वियसली हम लोग निफ्टी 50 के वेटेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी का जो वेटेज यहाँ पे रहता है, तो निफ्टी में भी क्या है दोस्तों, 50 शेयर का वेटेज रहता है। वो वेटेज भी ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। तो उसमें नंबर 1 पे पहले हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिलता था। तो इसीलिए अलग से बोलना पड़ता था कि भाई एक्चुअल में देखा गया जो निफ्टी को हिलाने वाला अगर कोई है ताकतवर तो रिलायंस भी नहीं है। हाँ, रिलायंस भी मतलब कंट्रीब्यूट तो करता है, सबसे बड़ा वेटेज उसी का था। बट एचडीएफसी बैंक की जो हिडन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से प्रभावित करता था और फाइनेंशियल सर्विस 38% कंट्रीब्यूट करता था निफ्टी 50 में। पर दोस्तों ये सारी चीज़ें भी अभी हट चुकी है, मतलब वो एक कन्फ्यूजन ही दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अभी आप लेटेस्ट वेटेज देखोगे, ये देखिए मैंने एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे निफ्टी 50 का लेटेस्ट वेटेज, मतलब अभी सितंबर चल रहा है तो अगस्त का जो वेटेज है वो उन्होंने यहाँ पे रिवाइज करके बता दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कौन आ गया, देखिए नंबर 1 पे। तो दोस्तों नंबर 1 पे हमें देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक इटसेल्फ। पहले नंबर 1 नहीं था, पहले रिलायंस नंबर था वेटेज के हिसाब से, जो 12% के आसपास था। एचडीएफसी बैंक सिंगल डिजिट में चलता था। आज देखिए एचडीएफसी बैंक का वेटेज भी देखिए कितना चला गया, 13 से 14% के करीब, ठीक है। और रिलायंस का कितना है, 9.5% के आसपास। तो अभी क्या होगा, एचडीएफसी बैंक तो खुद पहले से ही इतना एग्रेसिवली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करवाता था निफ्टी के ऊपर। अभी तो अभी आप देख सकते हो उसका वेटेज भी डायरेक्टली निफ्टी के ऊपर हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे का भी एक हिडन रीजन, हिडन मतलब थोड़ा सा हम लोग अपडेट रखने के लिए थोड़ा पीछे रहते हैं, ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज कितना है, 37%। फाइनेंशियल सर्विसेज की भी चाबी किसके पास होती है, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की चाबी किसके पास है, अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक के पास ही है। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक अभी जिस प्रकार से मूव करेगा वो पूरे हमारे निफ्टी 50 को मूव करवा सकता है, इतनी ताकत है उसके पास, जिसका डेमो आज ही के दिन हम लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने कवर कर लिए। एक अगर कोई बिगनर होगा, ठीक है, ये बिगनर को ही बताने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई मतलब बोलते हैं ना, अगर जिसको मार्केट के प्रति अच्छे नॉलेज है, ऑब्वियसली वो मेरा चैनल क्यों ही देखेगा, वो ऑलरेडी उसको पता है बाजार में कैसे वर्क किया जाता है। बट फिर भी अगर कोई बिगनर होगा और उसने अगर एचडीएफसी बैंक खरीदा होगा तो इस चीज़ के चलते उसको कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर वो एक इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं करता हूँ, शॉर्ट टर्म में स्टॉक किधर भी जाते हैं, ठीक है। कोविड के वक्त यही एचडीएफसी बैंक शायद से 700 के 800 रुपये पे आया था, ठीक है। तो वो कोई बर्बाद नहीं होता। आज आप देख सकते हो वो कहाँ पे है। सो अगर आपका नजरिया लंबा है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को अगर कुछ हो गया ना तो पूरे भारत को ही कुछ हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा वो बैंक है, ठीक है। तो उस चीज़ के चलते आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे 5 साल में मेरा पैसा डबल करके दे दे, दैट्स इट। इतना भी करके दे दोगे तो ठीक है, चल जाएगा। उस हिसाब से अगर आप विचार करके एचडीएफसी बैंक में आए हुए हो तो फिर आपका स्टॉक भी सही है और आपका जो आपने एक्सपेक्टेशन भी रखा है वो भी सही है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए और वो भी कम समय में, फिर आपको छोटे छोटे बैंक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो एचडीएफसी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। बट इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई लॉस में बेचने वाला बैंक तो है ही नहीं। अगर कोई ये बोलेगा कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एचडीएफसी बैंक को मैंने लॉस में बेच दिया
तो भाई वो शेयर बाजार में बड़ा पैसा कभी नहीं छाप पाएगा। ठीक है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इफ बट पॉइंट्स थे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।